हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आप लोगों के लिए एक और वीडियो, धमाकेदार वीडियो आ चुका है। इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा का वायरल पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। तो इस वीडियो को देखना आप लिए काफी ज्यादा जरूरी है। कक्षा 10वीं के छात्र के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, क्योंकि ये हिंदी का पेपर, ये हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर वायरल हो गया। हर स्कूल में यही पेपर पूछा जा रहा, बच्चे पूछ रहे कैसे आया कैसे आया। तो देखिए ये हर जगह पूछा जा रहा है, हर स्कूल में पूछा जा रहा है। ये आपका पूरा पेपर है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, पूरे पेपर का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिए करिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि हमें पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, इसका सही सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद चले जाता है। ऐसा नहीं आपको करना, पूरे के पूरे वीडियो को देखना है। पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी हला भला हो जाए। आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं खंड का। खंड का रहता है, खंड खा रहता है, या खंड आ खंड बा। दो खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में आपके विकल्पीय प्रश्न और खंड बा में आपके जो है रिटर्न मतलब कॉपी में लिखने वाला रहेगा। समझ में आ गया। पहला है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो बच्चों हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन है परीक्षा गुरु, दूसरा है गोदान, तीसरा है अलग अलग बैतरणी, चौथा ममता। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दूसरा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो पहला इंदुमती, पंच परमेश्वर, पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। इंदुमती जो है प्रथम कहानी है। आगे बात करते हैं तीसरा, हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग पढ़िएगा, लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। और ये हर साल बोर्ड, ये आपके जो क्वेश्चन में लाए हुए ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका दोनों फायदा हो जाएगा, द्वार्षिक के लिए भी काम आ जाएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए भी काम आ जाएगा। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में भी लिखना रहेगा। हालांकि मैं और भी पेपर लेकर आऊंगा जो कि आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड रहेगा, लेकिन ये अर्धवार्षिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार। देखिए निबंधकार पूछा है, निबंधकार पहला है रामचंद्र शुक्ल। क्या है, रामचंद्र शुक्ल, कबीर, तीसरा है मीराबाई, चौथा प्रेमचंद। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आ, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहिए या रामचंद्र शुक्ल कहिए, बात एक ही है। चौथा नंबर का प्रश्न है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। फिर बच्चों अगला टॉपिक है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो पहला आपका निबंध, दूसरा जीवनी, तीसरा कहानी, चौथा रेखा चित्र। तो देखिए आवारा मसीहा का जो प्रमुख कवि है वो कौन है, सॉरी आवारा मसीहा का विधा की रचना है। तो क्या आपका निबंध है, क्या है बच्चों निबंध है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बात करते हैं, अगला आपका है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो पहला है सूर्यदास। क्या है, सूर्यदास। दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है मीराबाई और चौथा ऑप्शन है रसखान। जी प्यारे बच्चों तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो तुलसीदास जी थे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, तुलसीदास जी थे। देखिए ये आपके जितने भी 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं 20 के 20 को बताऊंगा, और आपको गद्यांश कैसे लिखना जाएगा इसको भी बता दूंगा। हालांकि गद्यांश का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें आपको देखने के बाद में आप चाहे 10th 11th 12th किसी भी क्लास में अगर आप जाते हैं पढ़ते हैं तो दुनिया का कोई भी संदर्भ आप लिख लेंगे, प्रसंग लिख लेंगे, व्याख्या लिख लेंगे। समझ में आ गया। अगला आपका छठवां, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। तो पहला आपका है आदिकाल, दूसरा कृष्ण भक्ति काल भक्ति शाखा, तीसरा निगुण शाखा, चौथा ज्ञान मार्गी शाखा। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि थे। अगला आपका 7वां नंबर का प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराय के में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। 7वें का बी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 8वां नंबर का प्रश्न।
8वां आपका है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, पहला है 13, दूसरा है 11 और उसके बाद तीसरा है 24 और चौथा आपका 16। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। आगे आपका 9वां प्रश्न है कि करुड़ रस का स्थायी भाव होता है। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, हास्य होता है, शोक होता है, उत्साह होता है। तो करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है और यहीं कहीं पर पूछ लेता है हास्य रस का स्थायी भाव। क्या प्यारे बच्चों, हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला 10वां नंबर का प्रश्न है कि किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में व्यक्त की जाती है, तो पहला उपमा, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा आपका है यमक। क्या है प्यारे बच्चों, यमक। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अगला आपका है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है। तो देखिए बहु चौराहा 4 राहों का समूह जिसमें विशेषता बताए द्विगु समास कहलाता है। 4 राहों का समूह 3 राहों का समूह त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, तो यह समूह प्रकट होता। आगे है 12 नंबर का प्रश्न है कि पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। पेड़, तरु, द्रुम आदि क्या कहलाते हैं, पहला आपका विलोम, दूसरा तद्भव, तीसरा तत्सम, चौथा पर्यायवाची। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है डी, पर्यायवाची। अगला आपका है 13 नंबर का प्रश्न कि हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है, इनमें से कौन सा रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, ये आपका करुण रस है या हास रस है। तो देखिए ये आपका कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। अगला 14 नंबर का प्रश्न है कि लिखित लेहित लेख, यहाँ पर लोहित नहीं, लिखित लेहित लेख, डूब गया दिनमणि आहा में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। पहला सोठा छंद, दूसरा है रोला छंद, तीसरा है दोहा छंद, चौथा चौपाई छंद। तो इसका सही ऑप्शन है पर बच्चों डी ऑप्शन, चौपाई छंद। क्या हो जाएगा, चौपाई छंद। अगला प्रश्न आपका है कि कपोत का तत्सम रूप होता है। तब कपोत का तत्सम रूप क्या होता है, कबूतर, कौवा, कछुआ, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कबूतर। आगे बात करते हैं 16 नंबर का प्रश्न, कुंभकार तत्सम है। कुंभकार का तत्सम है कुम्हार, सोनार, लोहार, कोई नहीं। तो कुंभकार का तत्सम होता है आपका पहले बच्चों कुम्हार। क्या होता है, कुम्हार। आगे बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, पहला द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कोई नहीं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, क्या है आपका, नीला है जिसका कंठ, यह आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास है। अगला आपका बताते हैं 18 नंबर प्रश्न, तथा प्लस एव की संधि है। तथा प्लस एव की संधि क्या है, पहला है कवि, दूसरा है तव, तीसरा है वित्त और चौथा हुआ ये आपका है तथा प्लस एव की संधि है तथाव, तथेव, तथाएव या तथावयो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तथेव। तथा धन एव का होता है तथेव, ता हुआ हो गया और थपरंग मंत्र थे और ये से हो गया बड़े आय के मान, मतलब अय के मानता। कवित्व में प्रत्यय है कवि, तव, वित्त, हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कवि। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर, फलेशु किस विभक्ति व वचन का रूप है। फलेश किस विभक्ति व वचन का रूप है, तो पहला पंचम विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुवचन, तीसरा प्रथमा विभक्ति एक वचन और चौथा द्वितीय विभक्ति एक वचन। 20वां नंबर का प्रश्न, तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंचम विभक्ति एक वचन। आई होप आपको यहाँ तक 20 MCQ कंप्लीट हो गया होगा, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ चाहे वो क्लास 10 का स्टूडेंट हो 12 का हो,
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, सभी विषयों का फ्री में PDF दिया जाता है। ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम चैनल अनमोल एकेडमी 33, अनमोल एकेडमी 33 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आप सभी लोगों को हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, P/Q, P/P मिलेंगे। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। देखते हैं खंड खा क्या है बच्चों, खंड खा। अब खंड खा ये जो आपका आता है ये आपका 6 नंबर का आता है। देखिए इसमें अथवा भी करके रहता है। जैसे खंड खा रहता है आपका गद्यांश, गद्यांश में आपका 2 रहता है, 2 में से कोई एक लिखना रहता है। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमारे दृढ़ से करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, और आपको हमें मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए कि वो हमें कुमार्ग को स्थान मार्ग अच्छे मार्ग को दिखाए। ये आपका 2 नंबर यानी गद्यांश आपका 6 नंबर का आता है। अब देखिए इसी में दूसरा है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवक ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़। देखिए ये आपका इस प्रकार है। इसका आपको क्या लिखना है, 2 गद्यांश दे देगा, 2 गद्यांश में से कोई एक। जैसे यहाँ पर आपने एक गद्यांश है, का है खा, तो का या खा में से कोई एक ही लिखना रहेगा। समझ में आ गया? ये आपका था 6 नंबर का आता है ये आपका। ठीक, अब देखते हैं आगे। ये आपका गद्यांश है। ठीक, तो ये आपका इसका भी वही प्रकार 2 नंबर। पाठ एवं लेखक का नाम पूछा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा हुआ, किसकी अकेली द्विता थी। देखिए अगर आपको जो पूछे वही बताइए। जैसे गद्यांश संदर्भ पूछा तो संदर्भ बताइए, अगर आपको लेखक और पाठ का नाम पूछा तो लेखक और पाठ का नाम बताइए। अपनी मर्जी से मत लिखिए कि लेखक और पाठ का नाम लिखा है, पूछा तो हम गद्यांश लिख दें और संदर्भ लिखें, ऐसा नहीं। ये आपको देखिए गद्यांश में 2 रहते हैं, कोई एक करना रहता है। पद्यांश में भी आपके 2 रहते हैं, कोई एक करना रहता है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 3 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का है। 6 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के प्यारे बच्चों? 6 नंबर का है कि उधो मोहि बरज विसरत नाही, और वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। ये आपका पद्यांश है जो कि आपका 6 नंबर का है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 नंबर का है। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा कृष्ण अपने मन की व्यथा किसे से व्यक्त करते हैं। तीसरा माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती। तो आप इसका अगर क्या बोलते हैं, इसका जो व्याख्या कर लेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। अथवा करके मैंने बोला था ना कि अथवा रहता है, ये भी अथवा कर लीजिएगा, का खा नहीं अथवा करके है। अथवा गद्यांश भी अथवा करके, पद्यांश भी अथवा करके रहता है कि भरे भवन घोर कठोर, खा रवि बाज तज मारुग चले, और चिकरही दिग्रज डोल अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल बिचराही, और कोदन कंडेव राम तुलसी जयात बचन उचराही। ये आपका है, ये भी आपका 6 नंबर 2 नंबर का तीनों को प्रश्न है। तीनों प्रश्न है, ये आपको पद्यांश 6 नंबर का आता है, 2 रहता है, कोई एक करना रहता है। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यह आपका लिखा है। यहाँ पर आपका भी संस्कृत गद्यांश में संस्कृत आता है, गद्यांश में भी संस्कृत में भी आपका गद्यांश आता है और संस्कृत में भी आपका पद्यांश आता है। दोनों चीजें आती हैं। संस्कृत में गद्यांश रहता है, संस्कृत में पद्यांश रहता है। संस्कृत के गद्यांश में 2 क्वेश्चन रहते हैं, कोई एक करना रहता है। संस्कृत के पद्यांश में भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, कोई एक करना रहता है। जैसे यहाँ पर पहला दिया वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अगणिता पर्याटका सुदुर्भ्य देशभ्य नित्यमक अतयांतस्य घट्टानां च शोभा विलोक्य इयम बहुपसंसत। इस प्रकार आपका है। इसका आपको संदर्भ लिखना। संदर्भ कैसे लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इस प्रकार आपका हो गया। अथवा करके है मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र विभूषणम काशी केनुपमायते। ये आपका क्या है? ये आपका पद्यांश है। क्या है? पद्यांश। ये आपका देखिए जो अभी आपने पढ़ा, ये चीज़ें जो आपने अभी पढ़ा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम काशी के कोपिनम यत्र कोशम काशी केनुपमाय। ये आपका पद्यांश है। ये आप जो 2 लाइन का लिखा रहता है वो आपका पद्यांश होता है, और जो आपका तनी संदर्भ टाइप में लिखा रहता है, सॉरी आपका जो गद्यांश टाइप में लिखा रहता है वो आपका गद्यांश रहता है। मतलब गद्यांश 2 से अधिक लाइन में रहता है, पद्यांश आपका 2 लाइन में रहता है।
24वां का प्रश्न है, 24वां का कहा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख 2 रचनाओं को लिख कीजिए। 5 नंबर का है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों में अगर आप पढ़ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। खा आपका निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल। 2 दिया, दोनों में से कोई एक ही, कोई एक, ऐसा नहीं तीनों जीवन परिचय को लिखना, कोई एक जीवन परिचय लिखना। 5 नंबर का आता है जीवन परिचय। 25वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए, जो संस्कृत का पद्यांश नहीं होता, जो संस्कृत का पद्यांश होता है वो आपका श्लोक होता है, और वो श्लोक होता है, बट आपको जो प्रश्न पत्र में ना हो, अर्थात जो इस पेपर में ना लिखा हो उसी को आपको लिखना। ऐसा नहीं कि आपने जो संस्कृत का पद्यांश लिखा आपने उसको लिख दिया नंबर मिल जाएगा, नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो इसमें ना हो, कॉपी में ना आया हो, पेपर में ना आया हो। अगला है अपनी पाठ, ये आपका हो गया 26वां नंबर का प्रश्न है, ये आपका 2 नंबर का है, ये आपका 5 नंबर का है। 26वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी कस्या कूले स्थिता अस्ति, वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रस्थले, मडम कुत्र मंगलम भवत। ये आपका 2 प्रश्नों को करना है, 1-1 नंबर का है, 2-2 नंबर का, सॉरी 2-2 नंबर का है, 2 प्रश्न करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसके बाद 27वां प्रश्न आपका है, का निम्न उपसर्गों में से किसी एक के मेल का शब्द बनाइए। सुधन आगत, सुआगत, अनुधर्षार, अनुसार। तो इस प्रकार आपको शब्द बनाना, किसी एक में से प्रत्येक का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए, शब्द बनाना। 28वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या करना है, जैसे राम विद्यालय जाता है, श्याम कलम से पत्र लिखता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। 4 दिया, 4 में से इसमें भी किसी 2 वाक्यों को लिखना रहता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे। ये क्वेश्चन चाहे आप पहला चौथा करिए, दूसरा तीसरा करिए, तीसरा पहला करिए या तीसरा चौथा करिए, कोई एक करिए, 2 करिए, दिक्कत नहीं। 29वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। यह आपका 7 नंबर में आता है, 5 लिखा ना, लेकिन 7 नंबर में आता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये देखिए आपका ये चारों है ना, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, बेटी बचाओ, ये आपको जान लीजिए 100% गारंटी कि कोई एक बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। ये मेरी गारंटी, आप लोग लिख कर ले लीजिएगा कि ये बोर्ड परीक्षा में आना अनिवार्य है, तय है एकदम। 30वां नंबर का प्रश्न है कि तुमुल्य खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण अथवा मेघनाथ की चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा तुमुल खंड काव्य के आधार पर 9वें सर्ग का, 9वां माने 9वें सर्ग का वर्णन कीजिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर 9वें सर्ग का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ये आपका रहा पूरा पेपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बता दिया PDF कैसे प्राप्त करना, कैसे क्या सारी चीज़ें प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको क्या ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन नहीं करना है। अब इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमसफर/2028 सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।